बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया स्टार्ट? तो अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब गौर से आपने ये बात समझनी है कि अगर आपने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आप चाहते हैं कि मेरी भी एक सैटेलाइट हो, तो आप ये फिज़िक्स के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझ जाएं तो आप भी अपनी एक सैटेलाइट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इनफ सोर्सेज हों। अच्छा जी, सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट क्या है? सबसे पहले सैटेलाइट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। पहले बात समझो यार, जैसे मून जो है ये ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ना, ऑर्बिट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब तो ये मून भी क्या है? एक सैटेलाइट है। अच्छा, जो मैन मेड चीज़ नहीं है, जो कुदरती तौर पर पड़ी हुई है और वो रिवॉल्व कर रही है, वो है नेचुरल सैटेलाइट। और जो हमने बनाई हुई चीज़ें हैं कि हमने फेंकी हैं चीज़ें और वो रिवॉल्व कर रही हैं, और वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एट द एंड आपके जो माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप उसका आंसर आपको बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी बात सुने, अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो एंड पे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा क्या है? सैटेलाइट को हमने डिफ़ाइन किया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट को हमने क्या कहा है? एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। कोई भी चीज़ जो किसी प्लैनेट के गिर्द, जैसे हमारा अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट है, उसके गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? सैटेलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? अब बात ये है कि ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो सैटेलाइट है ये अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, या ऑर्बिट में घूमने के लिए बॉडी के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। कौन सी फोर्स होनी चाहिए? अब यहाँ पे इस सैटेलाइट या इस मून के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, वो कौन सी है बेटा? वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अंडरस्टैंड जी बच्चों? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपने ये पीछे पढ़ा होगा सारा, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने स्टडी की थी बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? Fc इक्वल होता है mv²/r के। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो बात है, अगर ये सैटेलाइट इधर पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स है इसके ऊपर। अब जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन भी। तो अब जब ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है, नो डाउट वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन के इक्वल है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशन की फोर्स के बाइस है। जिनको बात समझ आ रही है वो साथ हेड के साथ अपना रिस्पॉन्स भी दिया करें। ठीक है, ना पता लगे तो आप फिर थोड़ा हेजिटेशन में आप जो भी बात है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो न्यूटन के लॉ के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो Fc = ma/c, ये पीछे भी आपको मैंने बताया था। ये जो ac है वो ये चीज़ है इधर। ठीक है, और हमने बताया कि यहाँ पे ac असल में कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं पहली बात तो ये कि इस बॉडी के पास जो घूम रही है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? v²/r के इक्वल है। ठीक है बच्चों? अच्छा, और जो इसकी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो जी की वैल्यू है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारे पास आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं, मैं ज़रा और इसमें बात कर दूं, अगर आप ज़मीन के ऊपर खड़े हों, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट आप उसको फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन पे आ जाता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। फिर फेंकें तो फिर ज़मीन, और तेज़ फेंकें और तेज़ फेंकें। एक टाइम ऐसा आएगा आप इतनी तेज़ उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे कि वो वापस आने के बजाय क्या करेगा? उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अब जितनी वेलोसिटी से आपने उसको फेंकना है कि जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर दे बजाय वापस आने के, उस वेलोसिटी को बेटा क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं?
क्रिटिकल वेलोसिटी, कि वो मिनिमम हम कितनी वेलोसिटी बॉडी को दें कि वो वापस आने की बजाय ज़मीन के गिर्द क्या करना शुरू कर दे, रिवॉल्व करना शुरू कर दे। ये देखिए मैंने बताया यहाँ तक तो वापस आ रही है, यहाँ पे भी वापस आ रही है, यहाँ पे भी वापस आ रही है। आगे जाके यहाँ पे जब बॉडी पहुँचती है उसके पास इतना ज़्यादा उसके पास वेलोसिटी आ जाती है, आगे आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि वो बॉडी वेट लेसनेस कंडीशन में आ जाती है। और वेट लेसनेस कंडीशन ये है कि उसका जो अपेरेंट वेट है, दो तरह के वेट होते हैं, आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है, ज़ीरो। इसका क्या मतलब, उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गया। अगर ये मार्कर का मैं वेट ज़ीरो कर दूं तो ये क्या करेगी, नीचे नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं, उधर की उधर रहेगी। अगर आप स्पेस में चले जाएं, खला में चले जाएं, तो वहाँ आप वेटलेसनेस कंडीशन में होंगे। आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, वो जो खलाबाज होते हैं वो स्पेसशिप के अंदर या वो जो भी उसका जिसमें स्पेस स्टेशन में ऊपर गए हुए हैं उसमें उड़े होते हैं अंदर, ठीक है, वेटलेसनेस कंडीशन में वो होते हैं। तो बहरहाल क्या है, आगे ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो दो बातें आपने याद रखनी है, वापस क्यों नहीं आती। एक तो ये कि उसके पास इतनी इनफ वेलोसिटी होती है कि वो ज़मीन के गिर्द घूम सकती है। दूसरा वो कौन सी कंडीशन में आ जाती है, वेटलेसनेस कंडीशन। और वेट कौन सा, वेट अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट होता है कि रियल वेट होता है। अभी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा बेटा, हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ से ये v क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वो सैटेलाइट घूमे तो वो घूमना शुरू कर देगी, अदरवाइज गिरेगी, तो v यहाँ से निकालें। v स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, r उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, v का स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। v किसके इक्वल हो जाएगा, जी आर के, किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी, जी आर के, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए जी, अब जी हमने अभी कहा है कि जी की हमने वैल्यू कितनी लेनी है, उस पॉइंट के ऊपर 9.8 लेनी है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या रेडियस ऑफ अर्थ, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना लेंगे बेटा, हम 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, इतना भी ले सकते हैं। किलोमीटर में लेंगे तो वो 6400 किलोमीटर बन सकता है। अच्छा, मैं ज़रा और बात करने लगा हूँ। जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जिस सर्कल में बॉडी घूम रही है उसका रेडियस आप लेते हैं, उस ऑर्बिट का। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किसका रेडियस, अर्थ का रेडियस, मैं यहाँ अर्थ ले रहा हूँ, तो हमें तो ये अर्थ का रेडियस होता है। अब उससे ऊपर ये जो बन रहा है ना सारी चीज़ यहाँ तक, ये हाइट होती है, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अच्छा, हम ये वाला बाहर वाले का रेडियस लेने की बजाय हम ये ले रहे हैं, क्यों। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप छोटी क्लास में पढ़ के हैं वो बताने लगा हूँ। देखें, असल में जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं ना, उनका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो क्या होता है, वेरी वेरी लेस होता है। इतना लेस कि वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही छोटा होता है। क्या मतलब इसका, कि अगर आपके पास आर की वैल्यू सपोज 1000 है, उसके सामने जो हाइट है ना, एल्टीट्यूड जितनी, और ये ऊपर घूम रही है सैटेलाइट, वो समझ लो उसकी वैल्यू है जी, चलो कह लो 0.1 है, तो वो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि अगर हम R और H को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वो अंदाज़न क्या बनेगा, R ही बनेगा। यानी कि वो अंदाज़न बन रहा है कितना, 10.1, तो वो अंदाज़न 10 के इक्वल ही है ना, वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है, हम वो इतना पास होता है, ये समझाने के लिए आपको दूर बनाते हैं। असल में इस तरह होता है, ये अर्थ है ना, अगर ये अर्थ है तो सैटेलाइट बहुत पास होता है उसके, ठीक है। इतना कम एच होता है कि वो आर और एच मिला के कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा होता। तो मैं ज़रा आगे बढ़ने लगा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल आर यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड किया इस कॉन्सेप्ट को। और ज़रा सुने, ये हाइट इतनी कम होती है बेटा कि यहाँ जी की वैल्यू लें या यहाँ जी की वैल्यू लें, हाइट के ऊपर जी की वैल्यू को क्या कहते हैं, जी एच, और ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू क्या कहते हैं, सिंपल जी। इतना कम होता है कि जी ले लें या जी एच ले लें, कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं होता। देखें, मैं और ज़रा बता दूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने जो पढ़ा है,
बेटा परेशान तो नहीं हो रही, बातें मैं लंबी करता जा रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। अब वो आगे बढ़ने लगे हैं, ये वाला। हाँ देखें, हाँ देखें, मैं ज़रा आपके सामने लिखता हूँ भी आपको समझ आएगी। देखें, जो जी की वैल्यू होती है ना, जी की वैल्यू वो होती है किसके, JME ओवर आर का स्केयर। ये 9th में आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है। और अगर किसी बुलंदी पे आप चले जाएं ना, तो वहाँ जी की वैल्यू होती है JME ओवर आर प्लस H का स्केयर, वहाँ H बीच में शामिल हो जाता है। अभी मैंने बताया कि हम H इतना छोटा लेते हैं कि वो मिला के दोबारा आर के बराबर ही बनता है, समझ आ रही है। इसलिए हम H, तब उस केस में जब ये दोनों बराबर बने ना, ये R और R प्लस H, तो फिर हम G और GH को भी आपस में क्या रख लेते हैं, बराबर ही रख लेते हैं। हम ये कंसिडर कर लेते हैं, देखें कि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी G की वैल्यू कितनी है, 9.8, और ये बुलंदी पे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो बुलंदी इतनी कम है कि वहाँ पे भी हम G की वैल्यू को अंदाज़न कितना लेंगे, 9.8 ही लेंगे। लेकिन आगे ही उसने अगले पेज के ऊपर कहा हुआ है, अगर आप क्या करें, ज़मीन से बहुत दूर चले जाएं, एक बड़े डिस्टेंस पे चले जाएं, तो उस केस में ये वाला जो लॉ है ये फिर असर करना शुरू कर देगा। इसका मतलब फिर जो जी की वैल्यू है वो वाकई एच के स्केयर के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और आपने 9th में ये पढ़ा होगा कि अगर आप इतना ऊपर चले जाएं कि आपकी जो हाइट है वो अंदाज़न ज़मीन के रेडियस के बराबर हो जाए। क्या मतलब इसका, ये देखो, अगर ये रेडियस है ना, उतना ही आप और ऊपर चले जाएं तो फिर वहाँ पे जो जी की वैल्यू है, यहाँ जो जी की वैल्यू होगी वो ज़मीन वाले जी की निस्बत 4 गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर ये वाली चीज़ असर डालना शुरू कर देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सेटेलाइट को इतना पास हमने रखा होता है कि वहाँ जी की वैल्यू के ऊपर कोई खातर खा फ़र्क, ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अंडरस्टैंड किया बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो ये सारी आपके वैसे नॉलेज के लिए बातें मैंने की हैं। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, इसको कंप्लीट करके फिर जाएंगे हम। जो बच्चे ये वीडियो में लेक्चर को देख रहे होंगे वो तो वैसे परेशान हो जाएं अगर कोई देखेगा कि ये सर पता नहीं किधर ले गई। इसमें सारे मैंने बातें कोशिश की हैं कवर कर दूं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने टॉपिक के ऊपर रहना चाहिए। देखें बेटा, अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। V इक्वल है, G कितना है हमारे पास, 9.8 है। R कितना है हमारे पास, ये मीटर वाला लें क्योंकि इधर मीटर में लिया है ना, इधर भी मीटर में लें। 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। करो ज़रा इसको हल, क्या आंसर आ रहा है। ये आएगा बेटा आपके पास 7,900 कुछ आएगा, 991 शायद आएगा। से 7.9 को छोड़ो ना, अभी कैलकुलेटर से बताओ क्या आ रहा है। 7.9 नहीं आएगा कैलकुलेटर से, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। पहले 9.8 को 6.4 से मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उससे मल्टीप्लाई करें 10 के 6 के साथ, फिर इनका जो आंसर आए फिर उसका अंडर रूट लें 7900। यही अंदाज़न इनके ये बन रहा है। ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये भी MCQ पूछ सकता है। अब ये जो वेलोसिटी है या ये जो आपके पास जितनी वेलोसिटी हमारे पास निकली है ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्या मतलब, कम से कम सैटेलाइट को या उस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो फिर वो क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। अब मसला ये है कि आप कहते हैं सर ऐसा तो नहीं होता, आप जब चीज़ को फेंकते हैं तो वो तो वापस आ जाती है। मसला ये है कि आप इतनी तेज़ फेंक के तो देखें चीज़ को। हम तो फेंकते हैं 100 की स्पीड से, 50 300 मैक्सिमम इतनी स्पीड से फेंक लेंगे, तो हमारी स्पीड ही इतनी कम होती है कि वो चीज़ बाहर नहीं जाती बल्कि वापस हमें मिल जाती है। अगर इसको किलोमीटर में करें जैसे बुक वाले ने किया हुआ है, देखो इधर 7.9, इधर पॉइंट लगाया है ना, 3 नंबर आ रहे हैं, 10 की 3
अच्छा 10 की 3 क्या होता है? किलो होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट 8 किलोमीटर का फासला तय करे। इतनी तेज़ फेंक सकते हैं तो बना लें अपनी सैटेलाइट। बोले ट्रेन की जो स्पीड है मेरा ख्याल है वो 600 किलोमीटर फी घंटा है। हाँ जी, वो भी बहुत कम है। अब देखें दूसरा, यार ये इन्होंने शॉर्ट डाल दी है, मेरा ख्याल था कि आज कंप्लीट कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सैटेलाइट्स को हम फिर कैसे भेजते हैं। बुक में इसका आंसर है कि हम इस ऑब्जेक्ट को किसी रॉकेट के ऊपर सवार करते हैं और उसको फिर भेज देते हैं ऊपर को। वो इतनी तेज़ी के साथ जाता है। वो कैसे जाता है? वहाँ पे इसका आंसर पीछे लीनियर मोमेंटम वाले में मैंने दिया था कि जब कोई चीज़ ऊपर को जाती है उसके पास मोमेंटम क्या होता है? mv। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाता है तो गैसेस निकलती जाती हैं, m कम होता जाता है और v बढ़ती जाती है। एट द एंड इतना तेज़ हो जाती है कि वो जाके इसको मैच कर देती है। और वो जो सैटेलाइट, अब रॉकेट पीछे से उतर जाता है ईंधन ख़त्म करके, पीछे बस वो ऑब्जेक्ट सही रह जाता है और वो क्या करता है? घूमना शुरू कर देता है। बात समझ आई है? अच्छा आगे ज़रा एक छोटा सा और टॉपिक इसी के अंदर है बेटा। देखें अगर ये बेटा हमारे पास अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को हमने देखा कितनी मिनिमम कितनी स्पीड से घूमना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी उसको कहते हैं। अच्छा अगर ये इसमें घूम रहा है सैटेलाइट, तो एक चक्कर पूरा करने के लिए जो उसे टाइम लगेगा, 9th में आपने पढ़ा है कि एक चक्कर, 10th में एक चक्कर या एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के लिए जो टाइम दरकार होता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? अब इस सैटेलाइट को एक पूरा चक्कर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। ये शॉर्ट आएगा पेपर में। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है बेटा? ओए अब्दुल रहीम इधर आओ, इनको इधर से भेजो ज़रा आगे, इधर ना को खड़ा हो। कंप्लीट कर लें टॉपिक को। अच्छा अब देखें बेटा, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है S बराबर है VT, पढ़ा हुआ है कि नहीं? अगर यहाँ से T निकालना हो S/V, इधर बात सुन लो यार। अच्छा देखें S क्या है? अगर सैटेलाइट पूरा घूम के आ रहा है तो S ये वो फासला है जो यहाँ से चल के घूम के वापस इधर तक आने के लिए लग रहा है। देख रहे हैं ना, ये S बनेगा ना फासला, इतना ही फासला उसने तय करना है। अच्छा ये एक सर्कल का ये टोटल फासला बनता है पूरा एक चक्कर, उसको क्या कहते हैं मैथ में? सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल का क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। अब किसी सर्कल का जो ये, यानी कि अगर सर्कल को काट लेना इधर से तो ये जितनी भी लंबाई बनती है सर्कल की उसको सरकमफ्रेंस, और उससे किससे S इक्वल किसके होगा? फिर वो क्या फार्मूला होता है उसका? 2πr ही होता है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे पास जो S है वो किसके इक्वल होगा? 2π, लेकिन R कौन सा लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ वाला। कौन सा लेंगे? V तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जब इसमें ज़रा T के लिए वैल्यूज़ पुट करें, S इधर कर लेते हैं, T इक्वल है 2πr/V। ये लैदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ लोएस्ट ऑर्बिट सैटेलाइट। सबसे करीब जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है? ठीक है बेटा। अब देखें 2π, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में लें, अब 6400 होता है। मीटर में मैंने बताया था ये होता है 6.4, किधर लिखा था मैंने? इधर कहीं लिखा था। नीचे V भी किलोमीटर में लें, किलोमीटर में लेना, मीटर में लेना, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में लिया है। 7.9 इतना ही है ना। अच्छा मल्टीप्लाई करें, 7.9 से डिवाइड करें, बताओ जी क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 5060 सेकेंड। और अगर इसको मिनट में करें, 60 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा? 84 मिनट्स। इसका मतलब कि एक सैटेलाइट को
एक चक्कर पूरा करने के लिए सिर्फ 84 मिनट के वक्त दिया जा रहा है कि भाई अगर 84 मिनट में तुम आ सकते हो तो वेलकम, आ जाओ, सेटेलाइट बन जाओ। अगर 84 मिनट से ज़्यादा टाइम आप ले रहे हैं कि आपकी स्पीड कम है तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर आप वापस गिर जाएंगे। जी बेटा, क्या लिखा हमने इधर? मिनट। सेकंड के हिसाब से देखें इतने सेकंड, एमसीक्यू आ सकता है। मिनट के हिसाब से देखें फिर सामने लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा और ज़रा सुन लें, मैं एक और बात बताने लगा हूँ, एंड में उसने की हुई है। कह रहा है कि अगर आप 84 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप वापस तशरीफ़ ले आएँ या फिर यहाँ से तशरीफ़ आगे ले जाए। कैसे? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा आगे, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे। ये घूम रही है तो इसके पास कौन सा है? एंगुलर। देखें, एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, इसलिए हर चीज़ समझ के चलना है आपने आगे। कैसे? ये घूम रहा है तो इसके पास है एल, है कि नहीं? और वो किसके इक्वल हमने निकाला था? आई ओमेगा। जब कोई सेटेलाइट पास है तो उसका आर मोमेंट आर्म क्या है? कम है, यानी कि उसका इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो उसकी अब आई अगर कम है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? उसको तेज़ घूमना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फिर उसका जो टाइम है वो क्या लगेगा? कम। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि आप टाइम ज़्यादा लगाना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाएं जी। आप कहते हैं मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ। जब आप यहाँ होंगे तो आप मोमेंट आर्म बढ़ा दिया है तो आपका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से कम हो जाएगा। अब आई अगर कम हो गया है, आई बेटा आई ज़्यादा हो गया, सॉरी, आई क्या हो गया है? ज़्यादा, क्योंकि आप दूर चले गए ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्केयर, आर बढ़ा दिया आपने। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। अगर आप दूर चले गए हैं तो आई अब आपने कम से क्या कर दिया है? ज़्यादा कर दिया है। इसका मतलब फिर एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, फिर ही कांस्टेंट रहेगा। अब जब आप इधर आ गए तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है वो पहले से क्या हो गई है? कम। अब कम हो गई है तो इसका मतलब आप आराम आराम से चक्कर लगाएं, अब आप ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं या आप अंदर तशरीफ़ लें, अगर आप 84 से आगे पीछे जाना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये देखें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब आपके सामने टीचर्स बात कर रहे होते हैं, बंदे के माइंड में बड़ी खिचड़ी पकड़ी होती है कि यार ये क्या, ये क्या। आप जाके सोचें, चीज़ों के बारे में कोशिश करें सोचने की, यार ये क्या है, फिर आप अपने दिमाग से उसको आंसर करने की कोशिश करें। जब आप सोचेंगे ना चीज़ों के बारे में, फिर उसमें ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे तो एट द एंड आंसर मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये सारी बातें इतनी सारी जो करनी है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपके माइंड में ये बातें बैठें, वरना मैं आता तो ये जो टॉपिक था ना, ये तो मार के 10 मिनट का टॉपिक नहीं था। ठीक है, मैं सिर्फ आता, ये प्रूव करता, ये लिखता, वो लिखता, बस बात ख़त्म। सारी इतनी सारी खिचड़ी पकाई है, बच्चे भी परेशान कि सर को पता नहीं आज क्या हो गया। ठीक है, ताकि मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट को साथ कनेक्ट करके चलूँ। ठीक है, तो कल के लिए आपने क्या करना है बेटा? देखें, जब क्रिटिकल वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है, वो कहेगा फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी लोवेस्ट ऑर्बिटल सेटेलाइट, ये आपने कर लेना है। ये टाइम पीरियड है उसका सेटेलाइट का। ठीक है, मैं 5 मिनट लग जाएंगे अगर आप टाइम दे दें। अब देखें, दूसरा, यहाँ से आपने जस्ट रीड आउट कर लेना सेटेलाइट क्या चीज़ होती है जो ऑर्बिट करती है अर्थ के गिर्द, और उसकी जी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 9.8 लेते हैं। उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लहदा से शॉर्ट पूछ सकता है कि ऑर्बिटल, ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही आप खुद लिख लें, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। चलने दें कि एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या बनेगा? टाइम पीरियड लगेगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे सुन लें, यहाँ पे ना ये आपने जस्ट रीड करना है। इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा घंटा लगाया, ये वाले के ऊपर।
इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रहें तो वहाँ पे जी या जो जी एच की वैल्यू है उसमें खातर खा कोई इजाफा नहीं होगा, हम उसको 9.8 ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप अवे द अर्थ और दूर जाते जाएं, बेटा इधर सुन लो बात को, बहुत दूर चले जाओ, तो मैंने बताया कि अगर आप इतने दूर चले जाएं कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट हो जाए तो फिर जो जी एच है वो कम होना शुरू होके जी वाले ज़मीन वाले की निस्बत 4 गुना कम हो जाएगा। और दूर चले जाएं कि आपका 2r के बराबर हाइट हो जाए तो फिर जो जी एच है ना वो GE/9 हो जाता है, 9 टाइम रिड्यूस हो जाती है। लेकिन करीब रहें तो उससे कोई इतना फ़र्क, ये उसने इसमें कहा, तो फिर इसमें कौन सा लॉ आना शुरू हो जाएगा, जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/h², आ रहा है ना उधर h², ठीक है। कौन सा 10 के पास ये किया है, ये देखो 6400 होता है ना, 6400 किलोमीटर था, किलोमीटर 6400 किलो की जगह 10 की 3 आ गया। ये देखो 6.4, 3 इधर आ गए हैं, पॉइंट इधर लगाया, 3 और 3 कितने हो गए, 6 ही हो गए ना, ठीक है। चलें उसके बाद आगे देखें, ये आगे आपने वैसे रीड कर लेना, कह रहा है दी हायर द सैटेलाइट, ये अभी भी मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जितना सैटेलाइट हाई होगा ऊपर जाएगा द लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड, उतनी स्पीड आपको कम चाहिए। दूर जाते जाएंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम वाला मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया था ना, दूर जाते जाएंगे तो आपकी स्पीड आहिस्ता होती जाएगी, स्पीड क्या होती जाएगी, आहिस्ता। जी बोलें बेटा कुछ नहीं, फील्ड के अंदर अंदर ही है, फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है ना। नहीं स्पीड कम, देखें फर्क एल के ऊपर नहीं पड़ेगा, एल कंजर्व रहेगा, ये कम होता जाएगा तो उधर उसका इलाज ही आई करता जाएगा, उसकी जगह फिर ये पूरी करता जा रहा है, आई बढ़ता जा रहा है, एल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे देखेंगे, कह रहा है द लॉन्गर इट विल टेक, जितना सैटेलाइट दूर होगा उतना वो ज़्यादा टाइम लगाएगा चक्कर पूरा करने के लिए, स्लो हो जाएगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, बात समझ नहीं। अच्छा जी ये आपको वैसे MCQ में पूछ सकता है। नीचे ये है क्लोज वाले के नीचे आखिरी पैरा, इसके ऊपर लिख लें GPS, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स के बारे में है। देखें जी ज़मीन के गिर्द ना बच्चों, इधर ज़मीन के गिर्द ना हमने सैटेलाइट्स का एक सिस्टम रखा हुआ है जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और वो उसमें अंदाज़न कितनी सैटेलाइट्स उस सिस्टम में हैं, 24 के करीब हैं, कितनी हैं 24 के करीब, मिला के 24 बनेंगी, ठीक है। और वो जो सैटेलाइट्स का सिस्टम है ना उसको क्या कहते हैं, GPS सिस्टम, उसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं, 24 हैं। बेटा ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमें क्या बताती हैं, ये सैटेलाइट्स ज़मीन के ऊपर या हवा में किसी चीज़ की जो लोकेशन है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, पोजीशन, आप मोबाइल में आप करते हैं ना GPS ऑन, पता है कि नहीं पता उसका, GPS ऑन करते हैं तो आपको ये GPS वाली सैटेलाइट्स ही बता रही हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अभी इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती हैं, GPS ऑन करें तो आपको ये GPS बता देगा आप कब्रिस्तान के पास हैं, ननार के राउंड में एरिए में है, सारा कुछ आपको बता देता है। बहरहाल क्या है बेटा, तो GPS सैटेलाइट्स 24 सैटेलाइट्स हैं जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन के बारे में बताती हैं। और क्या है बेटा, ये एक्यूरेसी इनकी जो है वो 10 मीटर लिखी हुई है, 10 मीटर तक इनकी एक्यूरेसी है। 10 मीटर एक्यूरेसी से मुराद ये है, देखें इधर ये भी बात समझ लें कि अगर वो बता रही है ना आपको कि भाई आप ननार से, ये ननार है, ननार से आप 100 मीटर दूर खड़े हैं, तो उसमें 10 मीटर का एक्यूरेसी का मतलब ये है कि 10 का फ़र्क हो सकता है, कि उसकी बताई हुई वैल्यू में 10 की गलती के इम्कानात हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है वो 100 बता रही है तो आप अंदाज़न या तो 90 पे हैं या आप 110 पे हैं, इतना फ़र्क है, अंडरस्टैंड जी। अच्छा ये जो 10 मीटर की एक्यूरेसी बता रही है ना, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं
वो आइंस्टाइन की जो मॉडर्न फिज़िक्स है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फिर इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है। अब वो आगे आपको पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप न्यूटोनिक फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करें, जो क्लासिकल फ़िज़िक्स आप जो 9वीं 10वीं में पढ़ते आए हैं, उसकी स्पीड निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकालते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर ये आपकी जो गलती के इम्कानात हैं वो मेरा ख्याल है 10 से बढ़ के वो 800 पे या इसके लगभग, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि आइंस्टाइन ने जो बातें की हैं वो वाकई उनमें कुछ ना कुछ है, इसलिए गलती हमारी कम होती जा रही। सो इफ़ यू आर जीनियस, अगर आप खुद को बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बंदा समझते हैं, कोई तोप समझते हैं, तो आप आएँ फ़िज़िक्स की फील्ड में। आप ये जो 10 मीटर की एक्यूरेसी में फ़र्क आ रहा है, आप इसको भी दुरुस्त करें। आप कुछ ऐसे लॉज दें, ऐसे कुछ फार्मूलाज दें, आइंस्टाइन को भी आगे टक्कर दे दें। ठीक है, तो आप आएँ। स्वीडन मेरा हाल एक मुल्क है, उसमें नहीं, मेरा लेक्चर फ्री है सर। छठा है ना अभी लेक्चर, इसके बाद मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। चौथे के बाद ब्रेक हुई थी, चलिए मैं आ रहा हूँ। अब देखें बेटा, तो आप सबके लिए सरेआम या ये कह लें कि खुलेआम ये इनविटेशन है कि अगर आप साइंस की फील्ड में कुछ ऐसा नया कर दें, इनोवेशन कर दें, तो मेरा ख्याल स्वीडन है कौन सा मुल्क है जिसमें नोबेल प्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ की जो रकम है वो इतनी है कि आप अगर वो नोबेल प्राइज़ जीत लें, उससे जो रकम, इनामी रकम मिलती है, उससे आपकी 100 पुश्तें भी बैठ के खाती रहेंगी ना, तो पैसा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आएँ, हिम्मत करें, कुछ करें साइंस की फील्ड के अंदर, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करें और कुछ नया दुनिया को बताएं आप। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।